लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पहले देख चुके हैं, है ना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसे बोल रहे थे? सेग्रीगेट का मतलब अलग होना, है ना। और अलग हो क्या रहा था? हाँ, पेरेंट्स से क्या अलग हो रहे थे? एलील, ठीक है। जैसे कि जो पेरेंट था हमारा, है ना, उसमें वेरियस टाइप ऑफ जीन्स या वेरियस टाइप ऑफ एलील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम अभी एग्जांपल लें तो ये है एक एलील, एक फॉर्म का एलील, ठीक है, और ये दूसरे फॉर्म का एलील, ठीक है। और बट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टर को। कौन से कैरेक्टर को? हाइट को, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि भले ही किसी भी पेरेंट के साथ या किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, ठीक है, कितने भी फॉर्म के एलील कितने भी लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए क्यों ना प्रेजेंट हो, ठीक है, वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है। और मिक्स नहीं होना ही एक पर्टिकुलर रीजन है कि जब इन पेरेंट्स के गैमीट की फॉर्मेशन हो रही होगी, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जीन जो है ये एक गैमीट में जाएगा, ठीक है, और ये पर्टिकुलर जीन ये दूसरे गैमीट में जाएगा, ठीक है। चाहे वो अपने होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो या प्रेजेंट हो किसमें? अपने हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। इसे हम क्या बोल रहे थे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो सिंपली सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? अलग होना। जब किसी भी पेरेंट से गैमीट की फॉर्मेशन हो रही होगी तो अलग क्या होगा? ये फॉर्म, यानी डिफरेंट फॉर्म्स अलग होंगे, ठीक है। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये लगभग सारे ही क्रॉस में, हर टाइप के क्रॉस में वैलिड होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने डायहाइब्रिड क्रॉस किया, ठीक है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस से हमें एक और लॉ मिलता है, मेंडल का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये मेंडल का थर्ड लॉ। और मेंडल का थर्ड लॉ सिंपली ये कहता है कि किसी भी पेरेंट में, ठीक है, किसी भी पेरेंट में चाहे कितने भी टाइप के कैरेक्टर क्यों ना प्रेजेंट हो, ठीक है, किसी भी पेरेंट में चाहे कितने भी टाइप के कैरेक्टर क्यों ना प्रेजेंट हो, ठीक है, जब उन कैरेक्टर से गैमीट की फॉर्मेशन हो रही होगी, ठीक है, जब उन कैरेक्टर से, जब उन जीन से गैमीट की फॉर्मेशन हो रही होगी तो जो गैमीट बनेगा, ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है, ठीक है, ये दूसरे कैरेक्टर को कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए जब हम F2 जनरेशन बना रहे थे तो 4 टाइप के जीनोटिपिक गैमीट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कौन कौन से? एक ठीक है। तो ये वाला जो कैरेक्टर है, ठीक है, ये वाला जो जीन है ये अपने ही कैरेक्टर, अपने ही एक्सप्रेशन को शो करेगा, ठीक है। ये कभी भी इसके इफेक्ट को, इसके कैरेक्टर को कभी भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। यही है सिंपली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। असॉर्टमेंट का मतलब होता है मिक्स होना, और इंडिपेंडेंट का यहाँ पे मतलब है कि किसी भी पेरेंट में चाहे कितने भी टाइप के कैरेक्टर प्रेजेंट क्यों ना हो, वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। मिक्स नहीं होने का मतलब है कि जिस टाइप के गैमीट की फॉर्मेशन हो रही होगी तो उस गैमीट में जितने भी टाइप के जीन जाएंगे, ठीक है, हर एक जीन अपने पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही शो करेगा, वो किसी भी दूसरे जीन के कैरेक्टर को कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यही है सिंपली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? और डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। आगे बात से दोनों में कोई दिक्कत, दोनों ही लॉ, ये मेंडल का सेकंड लॉ है और ये मेंडल का थर्ड लॉ है, ठीक है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक टर्म और यूज किया था, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, ठीक है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट क्या कहता है कि अगर किसी भी गैमीट में, ठीक है, कोई भी एक जीन प्रेजेंट हो,
ठीक है, अगर किसी भी गैमेट में कोई भी एक जीन प्रेजेंट हो, चाहे वो कैपिटल टी हो चाहे वो स्मॉल टी हो, ठीक है, हर एक गैमेट उस पर्टिकुलर जीन के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, ठीक है, मतलब कि ये पर्टिकुलर गैमेट इस पर्टिकुलर जीन के कैरेक्टर को शो नहीं करेगा, या ये पर्टिकुलर जीन जो है इस जीन के कैरेक्टर को कभी भी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी हम इस गैमेट की बात कर रहे होंगे तो ये जो गैमेट है ये किसके लिए हमेशा स्पेसिफिक रहेगा, इस कैपिटल टी के लिए, ठीक है, या ये स्मॉल टी, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, मतलब कि हर एक गैमेट जो है वो अपने कैरेक्टर के लिए क्या होता है, प्योर होता है, ठीक है, उसमें किसी दूसरे जीन का कैरेक्टर कभी भी शो नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बात सुनिए, तो इनडायरेक्टली हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ठीक है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये हमेशा वैलिड किसके लिए होता है, फॉर डायहैप्रिड्स, ठीक है। आगे सुनिए, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लिख चुके थे, अगला है डालो मेंडल्स थर्ड लॉ। लॉ ऑफ पेयर फैक्टर, हाँ लॉ ऑफ पेयर फैक्टर है, ये भी मेंडल नहीं, ये फोर्थ नहीं है, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर हर किसी के लिए वैलिड है। देखो मेंडल्स थर्ड लॉ, फ्रॉम डायहैब्रिड क्रॉस मेंडल derived his third law, Mendel derived his third law, that is law of independent assortment, that is law of independent assortment, ठीक है, full stop। according to this law, any parent having collection of characters on the time of gametogenesis, their characters are not mixed, and they are independently showing their expression, ये लाइट जला दो, ये तो जल जाएगी। ठीक है, फिनिश। तो ये मेंडल के सारे ही नॉर्मल लॉ कंप्लीट हो चुके हैं और मेंडल के सारे ही नॉर्मल क्रॉसिंग। अब हेडिंग डालो, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस आगे आ जाओ, BACK बैक, बैक पीछे।
के अकॉर्डिंग जो हमें F1 जनरेशन मिल रहा था ना, F1 जनरेशन जो हमें मिल रहा था, आप उसको किसी भी पैरेंट के साथ क्रॉस करा दो। F1 जनरेशन को अगर आप पैरेंट के साथ क्रॉस कराते हो देन इट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। ठीक है, आगे समझ। अब बैक क्रॉस जो है ये दो टाइप के हैं, एक आउट क्रॉस और दूसरा है टेस्ट क्रॉस। अब अगर हम कभी भी F1 जनरेशन को डोमिनेंट पैरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं? डोमिनेंट पैरेंट के साथ, देन इट इज कॉल्ड एज आउट क्रॉस। ठीक है, और अगर हम F1 जनरेशन को रेसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस करा दें तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, देखो सिंपल है, बैक क्रॉस सिंपली ये कहता है कि आप F1 जनरेशन को किसी भी पैरेंट के साथ क्रॉस करा दो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? बैक क्रॉस। लेकिन अगर आप F1 जनरेशन को रेसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हो, पैरेंट तो है ना, यहाँ पे ऐसा कोई भी कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो अगर आप F1 जनरेशन को रेसेसिव डोमिनेंट पैरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं? आउट क्रॉस। और अगर रेसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। ये आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस जो है ये बैक क्रॉस के ही टाइप है। ठीक है, आया समझ में? देखो एंड ऑफ बैक क्रॉस। if F1 generation is crossed with parent, if F1 generation is crossed with parent, fully short, it is of two types. It is of two types. पहले वो out cross, पहले out cross. If F1 generation is crossed with dominant parent, if F1 generation is crossed with dominant parent, सेकेंड देखो टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में देखो if F1 generation is crossed with recessive parent, if F1 generation is crossed with recessive parent, अब अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात करें तो टेस्ट क्रॉस जो है ये फिर से दो टाइप के हैं, एक मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और दूसरा है डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि आप F1 जनरेशन को क्या कर रहे हो? रेसिव पैरेंट के साथ ही क्रॉस करा रहे हैं, लेकिन किस कंडीशन में? मोनोहाइब्रिड, मतलब कि एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। और अगर आप इसी F1 जनरेशन को फिर से रेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हो, लेकिन किस कंडीशन में? डाइहाइब्रिड कंडीशन में, इट इज कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ठीक, देखो इसको टेस्ट क्रॉस में इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहला मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, दूसरा डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। हो गया बस। ओके, क्वेश्चन डोमिनेंट पैरेंट के साथ पैरेंट होमोजाइगस कंडीशन। पैरेंट मैंने बोला था कि जब भी हम पैरेंट को लेंगे हम हमेशा किस में लेंगे? उसकी प्योर फॉर्म में। और प्योर फॉर्म क्या होता है? होमोजाइगस। देखो क्वेश्चन, देखो अ टॉल प्लांट, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अ टॉल प्लांट
tall plant was crossed with its recessive form, which in F1 generation has undergone outcross, which in F1 generation has undergone outcross. Find the phenotype and genotype ratio for F2 generation. ठीक करो. हो गया? देखो ये तो आसान था. इतना आसान तो क्रॉस हमने किया ही नहीं आज तक. अगर F1 जनरेशन क्रॉस कराएंगे इसके साथ गवर्नमेंट पैरेंट के साथ, तो F1 जनरेशन गवर्नमेंट पैरेंट के साथ क्रॉस कराओ, हेटेरोजाइगस कंडीशन पूरे हैं. पैरेंट तो हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन में है. नहीं हुआ. एक टॉल प्लांट है ना, उसको हमने क्रॉस कराया के साथ फॉर्म के साथ. ठीक है, ये हमारे पास F1 जनरेशन मिल गया. ठीक है, अब इस F1 जनरेशन को हमें क्या कराना है? आउट क्रॉसिंग करानी है. आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉसिंग F1 जनरेशन में डोमिनेंट पैरेंट. ठीक है, डोमिनेंट पैरेंट कौन सा है? ये है ना डोमिनेंट पैरेंट. ठीक है, तो क्या आएगा? जीनोटाइप रेशियो. हाँ, जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा? 1:1. ठीक है, 2 ये है और 2 ये है. 2:2 को सिंप्लीफाई करके 1:1. ठीक है, फिर फिनोटाइप रेशियो. फिनोटाइप रेशियो कितना आया? 4:0. फिनोटाइप रेशियो 4:0. ये सारे के सारे ही प्लांट कैसे होंगे?
टॉल होंगे, ठीक है। अब देखो आउट क्रॉसिंग में यही एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि जो ऑफस्प्रिंग आपको ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई हेटेरोजाइगस जीन भी प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। इसीलिए जब भी हमें किसी पेरेंट का डोमिनेंसी को मालूम करना होता है, ठीक है, जब हमें मालूम करना होता है कि किसी भी पेरेंट का जीनोटाइप क्या है, तो उसके लिए हम कभी भी आउटक्रॉस परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सारे के सारे प्लांट ही कैसे होंगे, डोमिनेंट वाले, रेसेसिव का कोई भी अता पता नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम आउटक्रॉस परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। देखो जीनोटाइप रेशियो 1:1, फेनोटाइप रेशियो 4:0। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला सब क्वेश्चन लिखो, इसी क्वेश्चन के लिए परसेंटेज ऑफ प्लांट्स homozygous for tallness, homozygous for tallness। कितने हैं? 50%, ठीक है। 4 में से 2 कैसे होमोजाइगस और 2 कैसे हेटेरोजाइगस। तो आउटक्रॉस में जितने ऑफस्प्रिंग हमें ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, उसमें 50% कैसा होता है होमोजाइगस और 50% कैसा होता है हेटेरोजाइगस, ठीक है। आगे समझ। तो आउटक्रॉस के क्वेश्चन तो बहुत ही कम आते हैं, ठीक है, और अगर बाई चांस आ रहा है तो आपको क्रॉसिंग कर लेंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, a round seeded plant was crossed with its recessive form in their homozygous condition, full stop। F1 generation have undergone test cross, the genotype and phenotype ratio will be ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
ठीक है, इसको क्रॉस कराना है इसके साथ रेसिसिव पैरेंट के साथ। ठीक है, तो जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो ये दोनों ही कैसे होंगे 1:1। ठीक है, तो अगर हमें कभी भी किसी भी पैरेंट का जीनोटाइप मालूम करना होता है, अगर हमें किसी भी पैरेंट का जीनोटाइप मालूम करना होता है तो हम जनरली टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस परफॉर्म ही इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी पैरेंट का जीनोटाइप मालूम किया जा सके। ठीक है, ये कैसे हम लोग अभी आगे बहुत सारे क्रॉस करेंगे। अभी तो आप सिंपल ये क्रॉस कर रहे हो कि आपके पास पैरेंट है तो आपको इंडिविजुअल के जीनोटाइप मालूम हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास इंडिविजुअल का जीनोटाइप होगा और पैरेंट का जीनोटाइप मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉस उल्टा होगा। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम किसी भी जाइगोट के जीनोटाइप से पैरेंट का जीनोटाइप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, देखो अलग क्वेश्चन। Plant for round seed, violet color flower was crossed with its recessive form, which have undergone outcross, Find the percentage of plant which are pure homozygous recessive, तो पहले ये बताओ कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है डायहाइब्रिड क्रॉस है? ऐसे कैसे? दो कैरेक्टर
पूछेगा बड़ा छोटा बड़ा भाई छोटा भाई, ये हो गया आपके पास कौन से ये अब उसको रेसिस्टिव पैरेंट के साथ क्रॉस करो स्मॉल आर और बड़ी स्मॉल डी हाँ तो कैपिटल बनाओ इसको जनरेशन देगी जनरेशन के कैपिटल बनाओ हाँ वे जो चीज़ करना या भी बनाना चाहिए तो बिना कैपिटल का नहीं होगा बिना कैपिटल का कभी भी नहीं होगा ठीक है गलत अरे देखो क्या है ये हमारे पास एक पैरेंट है ठीक है दोनों से हमें F1 जनरेशन मिल गया ठीक है हमें परफॉर्म क्या करनी है टेस्ट क्रॉसिंग को परफॉर्म करनी है तो इसको क्रॉस कराओ ना रेसिस्टिव पैरेंट के साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई ठीक है इससे 4 गैमेट मिलेंगे आपको कौन कौन से कैपिटल आर कौन सा गैमेट मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई मतलब किसी ने घर पे जाके किसी ने भी क्रॉसिंग परफॉर्म नहीं करी जब करिए तो आ क्यों नहीं रहा कहाँ गया दूसरे पेरेंट का कितना गैमेट बनाओ अरे इसका एक आर वाई तो बनाओ अब चाहे वो 4 जब एक पेरेंट से एक ही गैमेट मिल रहे हैं तो क्रॉसिंग तो एक ही गैमेट के लिए होगी ना दूसरे पेरेंट की पहले के 4 गैमेट के साथ जब गैमेट ही बनाना नहीं आ रहा है तो क्रॉसिंग कैसे होगी हमेशा जरूरी नहीं है कि हर पेरेंट के 4 गैमेट बने किसी पेरेंट का एक भी गैमेट बन सकता है और बहुत सारे क्रॉस ऐसे होंगे जिसमें पेरेंट के 2 ही गैमेट बनेंगे तो इस बात में कभी भी कांस्टेंट नहीं रहना कि हर पेरेंट के 4 ही गैमेट बनेगा ठीक है इसके 4 गैमेट क्यों बने अच्छा इसके 4 गैमेट क्यों बने इसके 4 गैमेट क्यों बने ठीक है बेटा बनाओ कौन सा ये कोई स्पेशल है हाँ मेरे लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है और ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है ठीक है सिंपल सोचो जब हम F1 जनरेशन मालूम कर रहे थे तो इसका गैमेट कौन सा था कैपिटल आर कैपिटल वाई इसका गैमेट कौन सा था स्मॉल आर स्मॉल वाई अभी तो हमें ये मिला था तो हमने यही पेरेंट को उठाया जब पेरेंट सेम है जाहिर सी बात है उसका गैमेट तो सेम ही होगा ना भी दिया था हमने खुद मालूम करनी कितना परसेंट हुआ
वाई की जगह वी तो होगा। कितने ऑफस्प्रिंग ऐसे हैं जो अपने हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में, अपने हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन कितने भी नहीं आ रही, 3 है 75%। तब 2 होंगे, तब हमें क्या देखा जाएगा, हमें सीड का साइज देखना है, ठीक है, कि कौन कौन से सीड हैं जो अपने हेटेरोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में। एक ध्यान में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर आप जीनोटाइप रेशियो निकालोगे तो जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा, इसका इस क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो निकालो। हाँ 1:1:1:1, ठीक है। जितने भी ऑफस्प्रिंग यहाँ पे होंगे वो सारे ही अपने 25% में होंगे, ठीक है। अरे आ रहा है कुछ समझ, थोड़ा बहुत क्या ये रहो, हाँ क्या बोला, तो स्टार्टिंग को आपको फिर पहले तो पढ़ना पड़ेगा। आज अच्छा टाइम है क्योंकि ड्रॉप ऑफ आया नहीं है, तो अगर मंडे को ड्रॉप आएंगे तो मंडे का आपको पढ़ाई कैसे चलेगा, तो आज आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि ड्रॉप ऑफ नहीं आया मुझे। और मैंने सर को पहले ही बोल रखा है कि आज का वैन जो है वो लेट आएगी, क्योंकि जिन लोगों का छूटा हुआ है उन्हें भी करो। तो ऐसा कुछ मत सोचिए, मैं हमेशा फ्री प्लान करता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी चारों गैमेट बनेंगे, चारों जाइगोट बनेंगे, वो चारों के चारों ही अपने जीनोटाइप का जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, हमेशा 1:1:1:1, ठीक है। और जितने भी ऑफस्प्रिंग यहाँ पे होंगे सभी अपने जीनोटाइप के बेसिस पे 25% में होंगे, 1/4 रेशियो में होंगे, प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, है ना। किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन इसका आंसर बहुत सारी कंडीशन सेम ही रहेगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये थे सारे मेंडल के नॉर्मल क्रॉस। फिनोटाइप नहीं निकालना होता है, सिर्फ जीनोटाइप। जितना भी हमने बैक क्रॉस पढ़ा है उस
बैकक्रॉस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जीनोटाइप रेशियो है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना जीनोटाइप रेशियो पे, ठीक है। अब हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ रहे हैं, पढ़ा था, है ना। जो नहीं आए देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस सिंपली ये कहता है कि जब तक किसी भी ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, जब तक किसी भी ऑफस्प्रिंग में अगर कोई भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर कोई भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो हमेशा ये डोमिनेंट जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। और जब तक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट रहेगा, रेसेसिव अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है, कौन है, कैसे है, ठीक है। आगे से में यही था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का सिंपल सा मतलब है कि जब तक किसी भी ऑफस्प्रिंग में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट रहेगा तो डोमिनेंट जीन वाले कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होंगे, रेसेसिव जीन अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करा पाएगा, ठीक है। यही है सिंपल लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो अब देखो, बट लॉ ऑफ डोमिनेंस में, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में दो एक्सेप्शन थे, ठीक है। पहला कौन सा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, और दूसरा है कोडोमिनेंस, ठीक। तो अब हमें ये पढ़ना है, हेडिंग डालो। इंट्रैक्शन। यार रुक जाओ, इससे पहले क्वेश्चन करते हैं। किसी ने क्वेश्चन सेंड किया था, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना क्योंकि ये बहुत ऊट पटांग क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये क्लास देखो, देखो इन फ्लावर्स पर्पल कलर इज डोमिनेंट टू पिंक, In flowers, purple color is dominant to pink and short is dominant to tall, and short is dominant to tall. इसलिए बोल रहा था कि बहुत ऊट पटांग क्वेश्चन है। Short is dominant to tall. Full stop. Cross a flower that is heterozygous for both traits, with another flower that is pink and tall, okay. Fully stop. What is the percentage of the flowers being pink and short? तो ये क्वेश्चन तो गर्ल्स से हो जाना चाहिए, उनका फेवरेट कलर पिंक है ना। और मैंने पिंक से कुछ बताया था, पिंक आईज, गुलाबी आंखें, है ना, conjunctivitis. What is the percentage of the flowers being pink and short? ठीक है, पहला ऑप्शन 75%, फर्स्ट ऑप्शन 75%, सेकेंड ऑप्शन 25%, फोर्थ ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन 4, 4 जो 5 से पहले आता है और 3 के बाद आता है, 4, हाँ तभी तो बोला 5 से पहले आता है 3 के बाद आता है। फोर्थ ऑप्शन है 1/2, आधा,
अच्छा परसेंटेज है नंबर है 1/2 1/2 परसेंटेज नहीं होता हाँ फोर्थ वाला 1/2 क्या हो गया कोई नंबर को परसेंटेज बता रहा है परसेंटेज को रेशियो बता रहा है देखो करो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना टूट पटा क्वेश्चन में टूट पटा के दिमाग में लगेगा जब क्वेश्चन में कुछ नहीं है सिर्फ आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है अगर आपको ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है बहुत आसान क्रॉसिंग करेंगे उसमें जितने कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट उसमें उल्टा करने के लिए सॉल्व हो जाएगा हमने रेसिस्टिव को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं है ना इसमें क्या करते हो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो बस यही करना है
कितना है 25 किलोमीटर
जीन इंट्रैक्शन हो गया कितना है 25 एक अगला है जीन इंट्रैक्शन। देखो जीन इंट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है इंट्रैक्शन ऑफ जीन। ठीक है, इंट्रैक्शन का मतलब है कि कोई भी जीन है ना जो क्या कर रहे हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का काम कर रहे हैं, उसे जनरली क्या बोलते हैं जीन इंट्रैक्शन। सिंपल सा जैसे हम क्या कह रहे थे अभी हमने डायहेब्रिड क्रॉस परफॉर्म करेंगे तो डायहेब्रिड क्रॉस में देखा था कि दो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर है ना, और दोनों ही कैरेक्टर ऑस्प्रिंग में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस हो रहे हैं, है ना। तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ कभी भी मिक्स नहीं हो रहा था ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके बालों का कलर आपकी स्किन के कलर को डिसाइड करेगा, या आपका स्किन का कलर आपके बालों के कलर को डिसाइड करेगा, है ना, या आपके स्किन का कलर आपकी कानों की लेंथ को डिसाइड करेगा,
ऐसा तो नहीं होता ना, बालों का कलर बालों के कलर को ही डिसाइड करता है, ठीक है। बल इसलिए क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में एक ही टाइम पे बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर जो है वो क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। वो कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि हर एक जीन जो हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो क्या है, स्पेसिफिक है, ठीक। और हर एक जीन किसी भी दूसरे जीन के कैरेक्टर को कभी भी सप्रेस नहीं करता, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन का सिंपल सा मतलब है कि किस तरीके से कोई भी दो जीन, चाहे वो एक ही टाइप के हों, चाहे वो अलग अलग टाइप के हों, ठीक है, चाहे वो एक ही एलील के प्रेजेंट हो, चाहे वो अलग अलग एलील के प्रेजेंट हो, ठीक है, वो किसी भी तरीके से अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, जीन इंटरेक्शन, ठीक है। अब अगर हम ये जीन इंटरेक्शन देखें तो जीन इंटरेक्शन फिर से दो टाइप का है, एक एलेलिक जीन इंटरेक्शन और दूसरा है नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। एलेलिक जीन इंटरेक्शन मतलब कि वो जीन जो एक ही एलील में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मतलब कि एक ही एलील में प्रेजेंट हुआ जीन अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, एलेलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। और अगर अलग अलग एलील में प्रेजेंट हुए जीन अपने आप को एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। आगे देखो समझो, अब हमें ये दोनों भी पढ़ना है, ठीक है। इसी एलेलिक जीन इंटरेक्शन में है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलेलिज्म, और ये तीनों ही अपने से हाँ। आगे समझे दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो हेडिंग डालो, जीन इंटरेक्शन, देखो इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहला देखो एलेलिक जीन इंटरेक्शन, पहला देखो एलेलिक जीन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ जीन, इंटरेक्शन ऑफ जीन, इंटरेक्शन का सिंपल मतलब होता है कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर एक जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर को, ठीक है, अगर कभी भी इफेक्ट शो करने में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, तो हमेशा ही दूसरे जीन का जो कैरेक्टर है वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जब हम कैंसर पढ़ रहे होंगे तो ये देखेंगे कि एक जो सेल है, ठीक है, वो सेल दूसरे सेल के साथ अटैच होता है, ऐसा तो है, ऐसा तो नहीं है ना कि एक सेल हमारी बॉडी की इस पार्ट में प्रेजेंट है तो दूसरा यहाँ पे लेग में प्रेजेंट होगा, दोनों एक दूसरे बहुत दूर है, ऐसा नहीं है। हर एक सेल जो है उसी ने टिश्यू की फॉर्मेशन करी हुई है, ठीक है, तो हर एक सेल एक दूसरे से अटैच होते हैं और हर दूसरा सेल जो है वो पहले सेल के फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह जीन इंटरेक्शन भी है, ठीक है, मतलब कि वो दोनों ही जीन जो एक साथ प्रेजेंट होंगे एलील पे, वो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे ताकि दोनों के ही कैरेक्टर प्रॉपर्ली एक्सप्रेस हो सके, ठीक है। तो एलेलिक जीन इंटरेक्शन में इंटरेक्शन ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम एलील, इंटरेक्शन ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम एलील, ALLELE, एलील किसके लिए बोले, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, interaction of genes present on two different alleles, interaction of genes present on two different alleles, two different alleles, two मतलब दो, two different alleles, ठीक है। अब हेडिंग डालो एलेलिक जीन इंटरेक्शन,
टेक्स्ट में पहला हेडिंग डालो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, देखो अभी तक हमने मेंडल की जितनी भी क्रॉसिंग करी है, ठीक है, हमेशा F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप एक्सप्रेस हुआ है वो दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का था, वो दोनों पेरेंट में से किसी भी एक पेरेंट का था, ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे थे, डोमिनेंसी, ठीक है। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो फिनोटाइप के कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में, ठीक है, वो दोनों पेरेंट में से किसी भी पेरेंट का नहीं होगा, ठीक है। तो होगा कैसा, उनके इंटरमीडिएट टाइप का, ठीक है, मतलब कि आधा कैरेक्टर एक पेरेंट का और आधा कैरेक्टर दूसरे पेरेंट का, ठीक है। तो जब भी हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे होंगे तो हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसका जो फिनोटाइप कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है, दैट इज ऑफ इंटरमीडिएट टाइप, ठीक है। जैसे एग्जांपल, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलावा। मिराबिलिस जलावा जो है ये फ्लावर है, ठीक है, इसको हम 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है, 4 बजे वाला पेड़, ठीक है, या इसे ही हम गुल ए बांस भी बोलते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो इसी से आएगा, ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आज तक बाहर नहीं है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम मिराबिलिस जलावा प्लांट की बात करें तो इस प्लांट का जो फ्लावर है, ठीक है, इसमें रेड कलर जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है। जो व्हाइट कलर है दैट इज रेसिसिव, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब सिंपल जिस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग कराते हो उसको भी क्रॉस करो, ठीक है। यहाँ पे कौन सा गैमेट बना, कैपिटल आर, यहाँ पे कौन सा गैमेट बना, दोनों का फ्यूजन करो, क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कौन सी जनरेशन हुई, F1 जनरेशन, ठीक है। अब देखो मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो F1 जनरेशन था इसका जो फिनोटाइप था वो किसी एक पेरेंट से मैच कर रहा था, ठीक है। ये कैसा है, रेड, और ये कैसा है, व्हाइट, ठीक है। बट अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो मिराबिलिस जलावा में अगर आप रेड कलर फ्लावर के प्लांट को व्हाइट कलर फ्लावर प्लांट के साथ क्रॉस करा रहे हो तो जो आपको नया प्लांट मिलेगा उस प्लांट में कौन सा कलर होगा, किस कलर के फ्लावर होंगे, पिंक कलर के फ्लावर होंगे, ठीक है। अब जिस तरह हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन की सेल्फिंग करा रहे थे उसी तरह इसको भी सेल्फिंग करा, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर स्मॉल आर, कौन कौन से गैमेट बनेंगे, कौन कौन से गैमेट बनेंगे। अच्छा, ऐसे क्लास में बोलना होता है तो कितना धीरे, है ना, और अगर ऐसे बोलना होता है, ऐसे अगर ऐसे कमरा अगर बंद हो तब तो बोल बोल छत उड़ा दो, है ना सेजन, सबसे ज़्यादा आवाज़ ही नहीं आती है, और अभी क्लास में देखो आवाज़ ही नहीं आती। दूसरे पेरेंट का कौन सा गैमेट बना, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब जाइगोट, ठीक है, ये हमें F2 जनरेशन में क्या मिलते हैं, 4 ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब देखते हैं जीनोटाइप रेशियो, ठीक है।
तो कौन कौन से जीनोटाइप है? एक कैपिटल आर है, ठीक है, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर है, तीसरा स्मॉल आर है, ठीक है। तो कैपिटल आर कितने हैं? 1, ठीक है। कैपिटल आर कितने हैं? 2। स्मॉल आर कितने हैं? 1, ठीक है। डिफरेंट हो गया ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मिडल में मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। अब अगर हम फेनोटाइप रेशियो की बात करें, ठीक है, तो ये कैसा है, इसका फेनोटाइप कैसा होगा? रेड, ठीक है। एक फेनोटाइप ए रेड, ठीक है। ये कैसा होगा? पिंक। ये कैसा होगा? पिंक। और ये कैसा होगा? वाइट, ठीक है। तो रेड कितने? 1, पिंक 2 और वाइट 1, ठीक है। तो जब भी आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे होगे, जब भी आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्रॉसिंग करा रहे होगे, तो जो जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो आता है वो हमेशा कैसा होता है? सेम होता है, ठीक है। और कितना होता है? 1:1, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब भी आप जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो निकाल रहे होगे तो हमेशा कितना होगा? 1:2:1, ठीक है, फॉर बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। आगे समझो। तो ये था फ्लावर कलर की मिराबिलिस जला, ठीक, लिखो एंड डालो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एलिलिक जीन इंटरेक्शन में पहला हेडिंग डालो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लिखो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू it offspring produced in F1 generation shows a intermediate type of phenotype, that is phenotype of F1 generation, phenotype of F1 generation is not matched with any of the parent. Not matched, MATCHED, with matched with any of the parent, ठीक है। फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, तो जिनके में से अच्छे नाम आएंगे बहुत सारे। फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, ड्रैगन 4 o'clock कान, 4 बजे वाला पेड़, गुल ए बांस, इसकी मिराबिलिस MIRABILIS, मिराबिलिस जलापा, JALAPA, जलापा, 4 o'clock कान, गुल ए बांस, नहीं सिंगल। इसमें लो, देखो, this plant have red color flower as a dominant, trait, and white color flower as a recessive trait, ठीक है। करो ये क्रॉसिंग, ठीक है। और साथ में ये ऊपर लिख लेना रेड और वाइट। हाँ, ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर। जो लोग नहीं आए तो वो लोग समझ लो, सुन लो। ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, तो
हमेशा कैरेक्टर ही लिया हो, ट्रेट भी दे सकता है। अब अगला क्रॉस खुद करो, एग्जाम्पल लिखो। क्या हुआ? एग्जाम्पल लिखो। फेदर कलर in Andalusian fowl, ये एक ब्रीड है मुर्गे का। आप लोग नॉनवेज तो खाते नहीं हो, इसलिए पता नहीं है। फेदर कलर एंडालुसियन फाउल, ठीक है। तो इस फाउल में क्या है ना कि इसका जो फेदर का ब्लैक कलर है दैट इज डोमिनेंट, ठीक है, और फेदर का वाइट कलर दैट इज रेसेसिव, ठीक है। आगे समझो, तो ये डोमिनेंट कलर है और ये रेसेसिव कलर है, ठीक है। तो क्रॉसिंग करा के F1 जनरेशन निकालो, क्रॉसिंग करा के F1 जनरेशन निकालो। एक फाउल लो जिसका फेदर ब्लैक कलर का है, तो जीनोटाइप कैसा होगा? जीनोटाइप कैसा होगा? कैपिटल में कैपिटल में। दूसरा कैसा है? वाइट, ठीक है, स्मॉल भी निकालो। F1 जनरेशन का जीनोटाइप, F1 जनरेशन का जीनोटाइप बहुत जल्दी तो और आगे आ जाते हैं। F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल भी स्मॉल भी, ठीक है, ठीक है। अब इसका जो फेदर कलर होता है दैट इज ऑफ ब्लू कलर, तो F1 जनरेशन में जो फाउल आएगा उसका जो फेनोटाइप होगा वो ऐसा होगा, ब्लू कलर, ठीक है। अब इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराओ, हाँ, F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराओ और निकालो फिर से फेनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो। कैपिटल भी, बड़ा भी, छोटा भी, ऐसे भी नहीं। हाँ,
जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो निकालो। F2 जनरेशन के लिए सेम रहेगा, कितना रहेगा? 1:2:1 आ गया। ठीक है, तो कितने ब्लू फाउल होंगे? कितने ब्लू फाउल होंगे? अच्छा, कितने परसेंट फाउल ऐसे होंगे जो होमोजाइगस रेसेसिव टाइप के होंगे? परसेंट 25%। और कितने परसेंट फाउल ऐसे होंगे जो हेटेरोजाइगस फॉर्म में होंगे? 50%। ठीक है, अच्छा, रेशियो कितना होगा उन फाउल का जो अपने होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में होंगे? रेशियो 1:4। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको करनी क्रॉसिंग ही पड़ेगी। अगर क्रॉसिंग नहीं आती तो सीख लो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। ठीक है, स्नैपड्रैगन का साइंटिफिक नेम है एंटीरियम मेजर्स। हाँ, एंटीरियम, पहले वो फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन ब्रैकेट में एंटीरियम मेजर्स, ANTIRRHIUM, एंटीरियम मेजर्स, MAJUS। इसमें लिखो पैटर्न ऑफ फ्लावर कलर इन दिस प्लांट इज सिमिलर, पैटर्न ऑफ फ्लावर कलर इन दिस प्लांट इज सिमिलर टू 4 बजे वाला पेड़। फोर ओ क्लॉक प्लांट। ठीक है, तो स्नैपड्रैगन का जो F1 जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस होगा उसका फ्लावर कलर कैसा होगा? उसका फ्लावर कलर कैसा होगा? पिंक। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस परफॉर्म करोगे तो देखोगे जितनी बार भी आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस परफॉर्म करोगे, ठीक है, सारे ही क्रॉसिंग में फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और कितना रहेगा? 1:2:1। ठीक है, ये तो इनकम्प्लीट। भाई करते हैं अगली क्लास में, इसको जो पूछना होगा पूछ लेना।